एक और बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से आ रही है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं चंद्रशेखर। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच चुके हैं। आज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए, इससे पहले चंद्रशेखर को गांव के बाहर रोक दिया गया था और वो काफी दूर तक कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहां पर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं। इससे पहले सुबह से नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, आरएलडी के नेता पहुंचे, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अक्षय यादव के साथ पहुंचे, जयंत चौधरी पहुंचे और उसके बाद अब चंद्रशेखर यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि चंद्रशेखर सुबह से ही गांव के बाहर डेरा डाले हुए थे, उन्हें गांव के बाहर रोक लिया गया था, लेकिन अब वो यहां पर पहुंचे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। उसके बाद सही रहेगा। जब तक मैं उनकी सुनूंगा नहीं आपसे क्या कहूँ। ठीक है जाने दो, रास्ता दे दो। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हाथरस। मौसमी क्या खबर है? चंद्रशेखर अकेले हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लोगों की भीड़ है। स्थिति पहले जैसी है एसपी आरएलडी की तरह या कुछ दृश्य अलग? देखिए, अभी तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी है, तो चंद्रशेखर जो है वो जाके मिलने पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो भी उनके साथ कार्यकर्ता आए थे, शकील जरा चढ़ के ऊपर से दिखाइए उधर बैरिकेड की तस्वीर। जी देखिए शकील, आपको टॉप एंगल से बहुत बेहतरीन तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड के पार भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं। हालांकि पहले बीच में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, रालोद के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता और तमाम जो स्वर्ण एकता परिषद है उनके तमाम लोग आ गए, बैनर पोस्टर, और उनके बीच में वाद विवाद और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जो है वो होने लगे थे और स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। लेकिन उसके बाद से अभी जैसे चंद्रशेखर आए हैं तो जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर काफी हुजूम लेके आए थे। उनको 10 किलोमीटर दूर सड़क पर ही रोक लिया गया और सिर्फ 5 लोगों को भीतर जाने की अनुमति दी गई। तो कुल मिला के प्रशासन की तरफ से उनका कहना है कि हम भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए ही इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर एक सेकंड लाइव पे आप बता दीजिए, हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी है प्रेम प्रकाश मीना साहब, क्यों लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी आपको? देखिए, कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। जैसा कि कल शाम से पांच के ग्रुप में डेलीगेशंस को अलाउ किया जा रहा है। पीड़ित या बाकी की फैमिली से जिसको भी मिलने का हो वो मिल सकते हैं। उसी क्रम में सुबह से ही लगातार भिन्न भिन्न राजनीतिक दल और एनजीओज या इंडिपेंडेंट लोग भी आकर मिलना चाह रहे हैं। सुबह एक वक्त था जब करीब 1000 से ज्यादा की संख्या यहाँ वर्कर्स की इकट्ठा हो गई थी। और उसी वक्त समाजवादी पार्टी आरएलडी के लीडर्स को 5 के डेलीगेशन को हम लोगों ने बैरिकेडिंग के अंदर ले लिया था। लेकिन जो वर्कर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने जबरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। पीछे से स्टोन पेल्टिंग भी हुई, जिसमें हमारे सीओ साहब को और 2 हमारी महिला कांस्टेबल को काफी चोटें भी आई हैं। 3 पुलिस अधिकारी को चोट आई जी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने बिल्कुल हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर। लोगों के सर भी फूटे हैं, उस तरफ से भी बोला गया है। और कुछ अराजक तत्व चले आए हैं जिन्होंने पथराव किया, ऐसा आरोप लग रहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं आसपास के गांव से आ रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। देखिए, काफी भारी यहाँ पे भीड़ थी उस वक्त। मैं जैसा कह रहा हूँ 1000 से 1500 लोग तक इकट्ठा थे। अब वो भिन्न भिन्न ग्रुप से हो सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन किस ग्रुप से है या किस परिवार से है। और उस वक्त सभी को समझाया गया कि देखिए, आप अराजकता ना फैलाएं, 5 के डेलीगेशन में आइए, शांति से मिलिए। अभी पूरी तरह कानून व्यवस्था बनी हुई है, भीड़ को पूरा हटा दिया गया है। सर एक सवाल मैं पूछूंगी, परिवार जो है पीड़िता का परिवार, वो ये डर जता रहा है कि जैसे ही भीड़ यहाँ से जाएगी, कैमरे जाएंगे, उनको डर है अपनी सुरक्षा का। क्या प्रशासन से डर है या जनता से डर है? उनको डर लग रहा है। क्या आप लोग आश्वस्त करेंगे कि वो सुरक्षित है? बिल्कुल आश्वस्त करेंगे। हम पूरे गांव को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, किसी को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। कोई भी आपके डीएम साहब ही डराते हैं, वीडियो वायरल हुआ था और डीएम धमका रहे थे। बोल लेने दीजिए फिर उसमें। कल भी मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो वायरल जो आप कह रहे हैं, पूरी तरह आप लोगों ने उसको, आप लोगों का मतलब है कि कई मीडिया संस्थानों ने उसको तोड़ मोड़ कर चलाया है।
उसको बिल्कुल एडिट करके काट के ना आगे का दिखाया है ना पीछे का दिखाया है। और उसके बाद डीएम साहब स्वयं द्वारा क्लैरिफिकेशन भी उस पर इशू हो चुका है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार बने रहेंगे और बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि किसी के साथ कोई भी घटना किसी तरह की ना। सर, हम लोग आपको पूरा मौका दे रहे हैं, ये बताइए डीएम साहब के कहने पे ही तो सारे आदेश फॉलो होते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं डीएम की जवाबदेही नहीं बनती है? लगातार परिवार भी डीएम साहब पे आरोप लगा रहा है कि परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब परिवार डरा हुआ है कि जैसे कैमरे चले जाएंगे हम लोग को अपनी सुरक्षा की चिंता है। देखिए जैसा क्या ये अफसोसजनक नहीं है? देखिए, किसी के द्वारा किसी भी स्तर पर किसी भी वक्त किसी भी तरीके से किसी को ना डराया गया है, ना धमकाया गया है, ना किसी तरह का कभी दबाव बनाया गया है। ये जो फेक न्यूज़ चल रही है, मुझे लगता है आपके सहयोग से इसको हमको कर्व करने की जरूरत है, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस हो और सभी के सहयोग के साथ पुलिस और प्रशासन मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी को किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी देखेगी कि जो बयान डीएम दे रहे हैं वो फेक है, जो वो वीडियो गया वो फेक है। सिर्फ सत्य है कि डीएम और पूरा प्रशासन सही काम कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है जल्दी शुरू होगी। एसआईटी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य हैं इंडिपेंडेंटली निकलकर सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है जल्दी सबको पता लग जाएगा कि सत्य क्या है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रवीण प्रकाश मीणा किस तरह से लगातार प्रशासन का बचाव करते हुए कहते हुए कि लगातार मीडिया गलत फेक वीडियो दिखा रही है। सही मौसमी, हम छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन बहुत जल्दी से क्या आप बता सकती हैं स्थिति इस वक्त एकदम नियंत्रण में है? भीड़ भाड़ सब गए? आरएलडी समाजवादी के कार्यकर्ता जल्दी से फिर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। जी देखिए, आरएलडी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकल चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद अब बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के वो यहाँ पहुंच गए हैं। 5 लोगों की टीम लेके वो भीतर गए हैं। सुबह एडवा की भी कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, एसआईटी की टीम भी आई थी और लगातार अस्पताल प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग आए थे जाँच के लिए। वो सब टीमें चली गई हैं। अभी मौजूदा स्थिति यह है कि चंद्रशेखर आजाद मुलाकात कर रहे हैं पीड़िता के परिवार से। तो मतलब ये हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जो उनके समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें गांव के बाहर रोक लिया गया और सिर्फ 4-5 लोगों को इजाजत दी गई है। जी, पूरा रेला वो लेके आए थे, पूरी फौज लेके आए थे, उनको 10 किलोमीटर दूर रोक लिया गया है और बचे हैं जो कार्यकर्ता 8-10 लोगों को अनुमति दी गई थी आने की, वो लोग आए। उसके बाद सिर्फ 5 लोगों को भीतर जाने दिया गया। आप देखिए यहाँ पे कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगे। हालांकि देखिए आप, किसी बड़ी अफसोस की बात है सईद कि यहाँ पे देखिए तमाशबीनों का जो है मजमा लगा हुआ है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीर खींच रहा है, कोई खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस पूरे मसले पर जो राजनीति हो रही है, जो तू तड़ाक हो रहा है, जो पहले आपके जगह मैं हो रहा है, क्या वो उसकी जरूरत थी? क्या इस तरह की सियासत की जरूरत थी? सवाल यही है। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है कि मीडिया ने जब मसला उठाया, जब आज तक ने मसला उठाया, तब पार्टियां जगी, उससे पहले तमाम विपक्षी दल भी सो रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हाथरस में सुबह से आज ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। ये आरएलडी कार्यकर्ताओं को पीटने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूर्व सांसद आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी यहाँ पर घिरे हुए हैं। जयंत चौधरी पर ज़बरदस्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हालांकि ये आरोप लगाया गया बैरिकेडिंग तोड़ने का, महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का। ये रहे जयंत चौधरी बीच में, हालांकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी इसके बाद दी है। चंद्रशेखर इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज। एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से आ रही है और राजनीति की खबर यह कि एलजेपी अब अलग चुनाव लड़ेगी। वो नीतीश कुमार के साथ या उसके नीतीश कुमार को अपना नेता एलजेपी नहीं मानती। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी, ये खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि चिराग पासवान जबरदस्त पिछले कई दिनों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, नीतीश कुमार का विरोध कर चुके हैं। आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और चिराग पासवान, लेकिन कई सारे बयान चिराग पासवान ऐसे दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी, उसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह उन्होंने नीतीश कुमार को दे दी थी। इससे पहले एक बयान चिराग का और आ चुका था कि
कि वो अब वो और तेजस्वी युवा हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ क्या नहीं रहना चाहते हैं एलजेपी के नेता चिराग पासवान? सीधे हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या हम चिराग पासवान के जो नीतीश के खिलाफ या विरुद्ध बयान पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसका परिणाम है और यह खबर कंफर्म है या अभी कहीं कुछ गुंजाइश बाकी है सुलह सफाई की? देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि एलजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है और आज बीजेपी को अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही है। एलजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी, क्योंकि जेडीयू और उनका कोई गठबंधन नहीं है। जेडीयू की तरफ से ये कह दिया गया कि एलजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं है, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान से लेकर तमाम नेताओं ने जो है नीतीश कुमार सरकार के ऊपर लगातार जो है हमले बोले हैं। उन्होंने उनके शासन के ऊपर सवाल उठाए हैं और अभी पिछले दिनों जो है हमें जो खबर मिली थी, जो 7 निश्चय जो कार्यक्रम है नीतीश सरकार का, उसके ऊपर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का पिटारा है, जब वो सरकार में आएंगे तो उसकी जांच कराएंगे। अगर आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाना है तो आप सरकार के कार्यक्रम पे सवाल नहीं उठा सकते, उसको भ्रष्टाचार का पिटारा नहीं बता सकते हैं। और अगर चिराग ने ये बता दिया तो उसका मतलब साफ था कि नीतीश और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एलजेपी एनडीए के साथ जाके चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले भी एलजेपी मणिपुर और झारखंड में अलग चुनाव लड़ चुकी है और उसके बाद मणिपुर में जब सरकार बनाने की बारी आई थी, बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी, एलजेपी ने समर्थन दिया था। उनके एक विधायक जो जीत के आए थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हिमांशु, ये चिराग पासवान की जो नाराजगी है नीतीश कुमार से, वो क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चिराग जब नीतीश के खिलाफ बयान देते हैं तो रामविलास आकर बचाव भी करते हुए दिखे। क्यों है नाराजगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही, ये बात आज की नहीं है, ये बात है 2019 के चुनाव की बात की, जब ये कहा गया था कि एलजेपी जो है 6 लोकसभा सीटों पे लड़ेगी और 1 सीट उनको जो है राज्यसभा के तौर पे दी जाएगी। उनके 7 सीटों का जो चुनाव में गठबंधन था 2014 में, उसको 19 में रखा जाएगा, लेकिन 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा दी जाएगी। जब राज्यसभा देने की बारी आई थी तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि ये वादा जो है उनके सामने नहीं किया गया था। उसके बाद जब रामविलास पासवान जब अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, तब नीतीश कुमार उनके नॉमिनेशन में नहीं जाने के लिए तैयार थे, खुद रामविलास पासवान उनसे मिलने गए थे। तमाम इस तरीके के जो प्रयास, जो चीजें हैं, उसको लेकर लगातार नाराजगी बढ़ती रही है और अब जो है ये नाराजगी जो है, मतभेद जो है, अब वो मनभेद हो गए हैं और इस मनभेद का जी हिमांशु, क्या ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं और अगर कोई और विकल्प आता है, कोई और ऑप्शन, किसी और नेता का नाम आता है तो एलजेपी मान जाएगी, रामविलास और चिराग मान जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे? संभव है? बिल्कुल, ये बात चिराग पासवान ने लगातार सार्वजनिक मंचों से भी बोली है और अपने पत्र जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है, उन्होंने कहा कि जो आज हवा है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पर सवार होकर जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी अपने अकेले चुनाव में लड़े या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को घोषित करती है तो एलजेपी उसका समर्थन भी करेगी और बीजेपी के साथ जाएगी। सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश के नेतृत्व में जो है एलजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। यह बात उन्होंने साफ कर दी थी और यह भी कहा था कि जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां वहां एलजेपी के उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ कोई जेडीयू जो है माफ कीजिएगा, एलजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। तो ये बात तो तय हो गई है कि एनडीए को जो चोट पहुंचेगी वो एनडीए के एक घटक दल से पहुंचेगी और इसका नुकसान शायद एनडीए को उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार में चुनाव हैं, एनडीए को झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक और आधिकारिक इस बात का ऐलान एलजेपी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस वक्त बैठक चल रही है, हो सकता है कुछ ही देर में ऐलान हो जाए, लेकिन बिहार में सीटों का फॉर्मूला भी
बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच तय हो चुका है, उसका ऐलान भी होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक बना हुआ है, पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। खबर यह है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर इस वक्त हाथरस में पीड़ित परिवार के परिजनों से मिल रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं। लेकिन ये चंद्रशेखर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 किलोमीटर पहले चंद्रशेखर को रोक लिया गया था, पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर को रोक लिया। भारी तादाद में चंद्रशेखर के साथ उनके कार्यकर्ता थे, भीड़ थी, लेकिन किसी को जाने नहीं दिया गया। 5 लोगों को इजाजत दी गई। चंद्रशेखर पैदल पहुंचते हुए हाथरस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं और इस वक्त वो उनके घर में हैं। हम आपको सुनवाएंगे क्या बातचीत हुई, क्या वो कहना चाहते हैं, किस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हैं, क्योंकि अब पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने से कहीं ज्यादा राजनीतिक दलों को अपनी चिंता है, राजनीतिक दलों को अपनी फिक्र है और वो लगातार अपना वोट बैंक पक्का करने की कोशिश में, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश में हाथरस में नजर आ रहे हैं। राहुल प्रियंका को कल देख चुके हैं आप, जबरदस्त हंगामा, दिल्ली से लेकर डीएनडी पर लंबा जाम और उसके बाद हाथरस में क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज सुबह से गहमा गहमी हाथरस में चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, धर्मेंद्र यादव के साथ, अक्षय यादव के साथ ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस से उनकी झड़प हुई। जिस तरह से जयंत चौधरी पर लाठियां बरसाई गई वो सवालों के घेरे में है, लेकिन बार बार ये हो रहा है कि अब हंगामा वहां पर बरपा है। हाथरस मामले में राजनीतिक सवालों के बीच योगी सरकार ने बिना देर किए सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी थी, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है। कल प्रियंका और राहुल के जाते ही एसआईटी के अधिकारी पहुंचे थे और आज भी पहुंचे हैं। वहीं एसआईटी जिसकी सिफारिश पर एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सवाल एक और है, अब सवाल ये भी उठने लगा है कि डीएम पर एक्शन क्यों नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब तक डीएम पर एक्शन क्यों नहीं? लापरवाही पर पुलिस वाले न पे, डीएम क्यों नहीं? धमकी देने वाले डीएम पर कब होगा एक्शन? एक बेटी के इंसाफ के लिए ये सवाल बेहद अहम है। हाथरस की बेटी की जिंदगी की डोर टूटी तो उसके साथ ही टूट गई भरोसे की डोर। समाज के कुछ हैवानों ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मौत के बाद प्रशासन ने जो किया वो तो मानवता के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। 29-30 सितंबर की आधी रात को हाथरस के इस गांव के एक छोर पर उस बिटिया की चिता जल रही थी। इसमें इंसाफ का एक पन्ना भी खाक हो रहा था। पुलिस की लगाई चिंगारी ने परिवार के चित्कार को अनसुना कर दिया। वर्दी वालों को तो जल्दी थी फरमान का तामील करने की, जल्द से जल्द शव को आग के हवाले करने की। आखिर कौन था वो अधिकारी जिसे हैवानियत की शिकार लड़की के परिजनों का मातम नहीं दिखा? बहन के साथ होता तो क्या करते हैं? बात होगी तुमसे, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं ना औरत की मान मर्यादा क्या होती है। किस अधिकारी के कहने पर हाथरस की दलित बिटिया की चिता को पुलिस वालों ने आग लगा दी? घर वालों को मुखाग्नि तक का अधिकार नहीं दिया। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? अब उसी प्रशासन की अगली कारस्तानी भी देख और सुन लीजिए। कैसे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। तमाम रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई पीड़ित परिवार से नहीं मिल सके। आखिर इस फैसले के पीछे कौन था? इन सब सवालों के बीच सामने आया हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का ये वीडियो। कल सुबह तक आते हुए निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े। ना अपने जिले की जिम्मेदारी संभालने वाले डीएम साहब अपनी बेटी को खोने वाले परिवार को कितने शालीन लहजे में समझा रहे हैं। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आगे चले गए, कल सुबह तक आते हुए निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े। दरअसल ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि हाथरस के डीएम साहब सवालों में घिर चुके हैं। वायरल वीडियो तो एक सबूत भर है। ऐसा कोई बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी डीएम की होती है,
लेकिन डीएम साहब ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई ये पूरा देश देख चुका है। घर वाले भी पूछ रहे हैं कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। शनिवार को राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और राज्य के डीजीपी एचसी अवस्थी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले। उस वक्त भी घर वालों का गुस्सा डीएम पर फूटा। धमकी थी, ये बोल रहे थे कि हम पलट गए तो बहुत बुरा होगा, मतलब तुम केस हार जाओगे। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो दिखा दिए सबको। तो आप लोग डीएम अपने फैसले से लगातार विवादों में घिरते रहे। पुलिस अधिकारी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और इंसाफ के लिए तड़पता परिवार लाचार हो गया। आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव के बीच यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और इसकी पहली ही रिपोर्ट पर 5 पुलिस वालों पर एक्शन भी हो गया। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि जिन लापरवाही पर 5 पुलिस वाले नपे, उन्हीं गलतियों के बावजूद डीएम क्यों अब तक बचे हुए हैं? फैसले लेने की जिम्मेदारी डीएम पर थी, तड़पते परिवार को तसल्ली देने की जिम्मेदारी डीएम पर थी, हर संभव मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी डीएम पर थी, पीड़ित परिवार को दिलासा देने की जिम्मेदारी भी डीएम पर थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पीड़ित परिवार को धमकी देने वाले वीडियो पर सवाल उठे तो डीएम ने सफाई में देरी नहीं की। सुनिए उनका बयान। मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। हाथरस मामले को जिस तरह से प्रशासन ने हैंडल किया है उस पर सवाल उठना लाजमी है और जिम्मेदारी तो डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों की बनती है। ऐसे में उठ रहे सवालों का जवाब डीएम साहब को देना ही पड़ेगा। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।